क्या आपको याद है वो दौर जब चुनाव के दौरान लंबी लंबी कतारें थी, ठप्पा मारने के लिए स्याही का इंतजार करना होता था और वोटों की गिनती में हफ्तों लग जाते थे। आज भारत में एक बटन दबाते ही कुछ ही घंटों में चुनाव के नतीजे आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिशांक। सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे आने वाले टाइम में आपको मिलती रहे। आज हम बात करते हैं एक ऐसी मशीन जो कि भारत का भविष्य तय करती है। इस चमत्कार के पीछे है ईवीएम, मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। लेकिन जिस मशीन पर आज पूरा देश भरोसा करता है, उसका सफ़र इतना आसान नहीं था। इसे किसने बनाया, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसे कानूनी मान्यता मिली, सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई कानूनी कैसे पहुंची, इन सारी विषयों पर आज हम लोग व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ईवीएम के जन्म से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक की पूरी और सटीक कहानी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बहुत से लोगों को लगता है कि ईवीएम कोई बहुत नई तकनीकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में ईवीएम का प्रयोग आज से लगभग 40 साल पहले यानी कि 19 मई 82 को केरला की पारूर जो विधानसभा सीट है उसके उपचुनाव में किया गया था पहली बार। और हम बात करते हैं किसने बनाई थी ये मशीन, तो भारत के चुनाव आयोग जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की देखरेख में दो प्रमुख सार्वजनिक जो क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज हैं उनसे तैयार करवाया था। एक कंपनी है ECIL, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद में जो कि स्थित है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आती है। और दूसरी कंपनी है BEL, मीन्स की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। इसके अलावा इसके इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को तैयार करने में IIT बॉम्बे के इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर सेंटर के फैकल्टी जो सदस्य हैं उन्होंने भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और जो ये ईवीएम मशीन है, इसकी कानूनी मान्यता 1988 राजीव गांधी की सरकार में मिली थी। शुरुआती दौर में जनप्रतिनिधि अधिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था। इसलिए दिसंबर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के दौरान संसद में कानून में संशोधन किया गया। इस ऐतिहासिक संशोधन के जरिए कानून में धारा 61A मीन सेक्शन A जोड़ा गया, जिससे देश में बैलेट पेपर के विकल्प के रूप में ईवीएम की जो कानूनी मान्यता है उसका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया। आगे का सफर और जो अन्य सरकारें रही हैं, राजीव गांधी सरकार द्वारा कानूनी आधार मिलने के बाद आगे चलकर जो VP सिंह सरकार के समय 1989 में यह कानून पूरी तरीके से लागू हुआ। ट्रायल और विस्तार जो है ये अटल सरकार के दौरान में सबसे ज़्यादा किया गया। नवंबर 1988 में जब देश के 3 बड़े राज्य जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का सबसे बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया। तब उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसके बाद 1999 में गोवा विधानसभा के पूरे चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। अब बात आती है, एक ऐसा समय आता है साल 2004 का। आम चुनाव भारतीय इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक फैसले लेते हुए देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर सिर्फ ईवीएम के जरिए चुनाव कराने का फैसला किया। इस चुनाव के बाद केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA की सरकार बनी। तब से लेकर आज तक भारत के हर चुनाव में जो ईवीएम मशीन है वो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। तो अब सवाल ये आता है कि यह मशीन कैसे काम करती है और इसका कोई हेर फेर संभव है कि नहीं इसमें। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो ईवीएम मशीन होती है मुख्य रूप से 2 हिस्सों में ये बटी हुई होती है। जो पहला यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं बैलेट यूनिट। ये वो डिब्बा होता है जो वोटर के सामने होता है, जिस पर उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह होता है। बटन दबाते ही वोट दर्ज हो जाता है। दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह पीठासीन अधिकारी जो कि पोलिंग ऑफिसर होता है उसके पास सुरक्षित रहता है जब तक अधिकारी अगला वोट डालने के लिए बैलेट बटन नहीं दबाता है, तब तक कोई नया वोट दोबारा से नहीं डाला जा सकता है। ईवीएम जो किसी भी कंप्यूटर, इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, या बैटरी पर चलने वाली एक बंद यूनिट है, इसलिए इसे इंटरनेट के जरिए जो रिमोटली हैक करना तो बिल्कुल पूरी तरीके से नामुमकिन है। और वीवीपैट का जुड़ना एक पारदर्शिता को दर्शाता है। पारदर्शिता और पुख्ता करने के लिए 2013 में ईवीएम के साथ वीवीपैट मीन्स जिसको हम बोलते हैं वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो कि इसके साथ में इस मशीन को जोड़ा गया।
और जिससे वोटर को एक पर्ची पर अपना वोट, जो कि लगभग 7 सेकंड के अप्रॉक्स, वो दिखाई देता है। जैसे जैसे ईवीएम लोकप्रिय हुई वैसे वैसे इसकी सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस और तेज छिड़ गई। कुछ राजनीतिक दलों और जानकारों ने मशीन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद समय आता है 2012-13 में। जनता पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक याचिका दायर की। उन्होंने अदालत में दलील दी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाने से मतदाताओं को यह भरोसा नहीं होता है कि उनका वोट सही जगह गया है या नहीं गया है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया में एक पेपर ट्रेल होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2013 में आता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए ईवीएम के साथ में वीवीपैट का जोड़ा जाना बेहद जरूरी हो गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद देश के हर चुनाव में वीवीपैट का जो चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल होना शुरू कर दिया गया। तो जरा सोचिए, अगर यह कानूनी लड़ाई ना लड़ी जाती तो आप पर्ची वाली व्यवस्था शायद ही इतनी जल्दी लागू हो पाती। लेकिन हाल ही के वर्षों में विपक्षी दलों ने फिर से मांग उठाई है कि ईवीएम को पूरी तरह बंद करके पुराने जमाने के बैलेट पेपर पर लौट जाना चाहिए। मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च अदालत का नया फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर लौटने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि भारतीय ईवीएम तकनीकी सुरक्षित और त्रुटिहीन है। साथ ही अदालत ने वीवीपैट पर्चियों के मिलान की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का समय समय पर सुरक्षा और कड़ी जो करने के निर्देश दिए, ताकि जनता का लोकतंत्र पर अटूट विश्वास बना रहे। तो दोस्तों, केरल के एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ राजीव गांधी सरकार के दौरान मिले कानूनी संशोधन से गुजरता हुआ बीईएल और ईसीआईएल की लैब से निकला और सुप्रीम कोर्ट की अदालतों से तय होता हुआ यह सफर आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम और वीवीपैट की यह तकनीकी हमारे देश को या हमारे देश के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, या इसमें अभी भी कोई और सुधार होना चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।